जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल और पुलिस के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ वो प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में 110% कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था। क्वेश्चन का कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। आपको बताना है गदर पार्टी के बारे में। देखिए, गदर पार्टी की हम बात करेंगे सर, 1913 में इसका गठन होता है। कब सर? 1913 में इसका गठन होता है। कौन? लाला हरदयाल। सर लाला हरदयाल इसका गठन करते हैं। ठीक है, लाला हरदयाल। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, गदर पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। आपको याद रखना ये भी बात, गदर पत्रिका भी संबंधित है इनसे। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। देखिए, लाल बाल पाल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं थे। ठीक है, उदारवाद आपसे राष्ट्रवाद मतलब उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। हमने उदार मतलब उग्रवादी और उदारवादी दो दल देखे, तो उसमें उग्र में लाल बाल पाल बहुत फेमस हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या इनमें से किसने शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाहजहां ने किसको? देखिए, शाहजहां के चार पुत्र थे। ये चारों पुत्र किसके हैं? शाहजहां के हैं। शाहजहां सबसे ज़्यादा प्रिय जो करता था, मतलब शाह बुलंद इकबाल की, उसने पदवी दारा सिकोह को दी थी। दारा सिकोह ये विद्वान भी था, और शाहजहां ऐसा चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर दारा सिकोह ही बैठे। जब वह बीमार हुआ, कौन? शाहजहां जब बीमार हुआ तो उसने मतलब आंशिक शक्तियां जो थीं, कुछ शक्तियां दारा सिकोह को दे दी। जब औरंगजेब को पता चला, तो आपको याद रखना इनके धर्मट का युद्ध बहुत फेमस है। धर्मट का युद्ध, धर्मट का जो युद्ध है ये बहुत फेमस है। ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या रहा है? फूट डालो और राज्य करो की नीति कौन लाया था। बताएंगे, फूट डालो और राज्य करो की नीति कौन लाया था। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी किसने? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? फूट डालो राज्य करो। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही होगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन। और तभी तो इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, यानी कि फूट डालो राज्य करो। और बंगाल को इसने दो बाहुल्य, मतलब हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य में बांटा था। तो आपको याद रखना है 1905 में फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने? लॉर्ड कर्जन ने ही अपनाई थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, साधारणतः ऑरेवेक की खरपतवार पाया जाता है। बोलेंगे, ऑरेवेंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता? सामान्यतः तंबाकू, धान के खेत में, चने के खेत में, गेहूं के खेत में। क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर तंबाकू का खेत होगा, आपको याद रखना है। ओरोवेंकी पाया जाता है खरपतवार, ये तंबाकू के खेत में आपको देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लेखपाल के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आएगा। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ में पाई जाती, किस में पाई जाती? तो ये तो सबको मालूम है, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इस बात पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगले प्रश्न पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताना है कि इलायची उत्पादन के लिए कौन सा नहीं। देखिए, इलायची उत्पादन की जो पहाड़ियां सर, कार्डेमम की पहाड़ियां बहुत फेमस है। किसकी सर? कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं बहुत जानी जाती हैं इलायची उत्पादन, इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इलायची के लिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तो 110% जाने, लेकिन हमसे करा कौन सा नहीं जाना जाता है? तो उड़ीसा। उड़ीसा ये आपका याद रखेंगे सर, इलायची उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। देखिए, मसाले ज़्यादातर होते हैं, मसालों के लिए प्रायद्वीप क्षेत्र, यानी कि द्वीप और प्रायद्वीप बहुत फेमस होते हैं। जो भी मसाले होंगे द्वीप या प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप के लिए आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। देखिए, अपने यहाँ द्वीपीय क्षेत्र, मतलब जहाँ पर प्रायद्वीप है वहाँ पर मसाले। जैसे आप इंडोनेशिया में चले जाओ, इंडोनेशिया पूरा द्वीपीय देश है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है सर क्या है? पूरा द्वीपीय देश है, और वहाँ मसालों का व्यापार अभी से नहीं, बहुत प्राचीन से हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मसालों के लिए एक जलवायु आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पेम्बा द्वीप और जंजीबार, जब आप अफ्रीका के पूर्वी तट पर जाएंगे, कहाँ सर? अफ्रीका के पूर्वी तट पर, तंजानिया के बिल्कुल पूर्व में, तो आपको दो द्वीप देखने को मिलेंगे। एक आपको जंजीबार, एक आपको जंजीबार और एक आपको पेम्बा। एक कौन सा आपको मिलेगा? पेम्बा। ये जंजीबार और पेम्बा ये दोनों लौंग के उत्पादन के लिए फेमस हैं। कहाँ पर हैं? लौंग के उत्पादन के लिए फेमस हैं, और एग्जाम में 10 बार आया है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? बताइए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो आपने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद सुना होगा कि हमने स्वदेश आंदोलन चलाया 1906 में, लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर 1905 होगा, क्योंकि बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति को अपनाया कब गया था सर? 1905 में ही अपनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है।
क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा इनमें से किसे द ग्रैंड गोल्ड ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इसका? तो राइट आंसर आपको याद रखना है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बात करेंगे सर दादा भाई नौरोजी के सबसे इंपॉर्टेंट 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, इनसे कई बार पूछा गया है क्योंकि कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कहाँ सर? कलकत्ता में। ठीक है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसका? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में। एक और बात सर, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने ही किया था। और द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सर? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी, आपको याद रखना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए मैं और भी बात कर लूँ, WC बनर्जी तो इनके बारे में आप जानते हैं, 1885 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। क्या इनमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा की बात करेंगे। देखिए संविधान सभा, सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत बार आया कि संविधान सभा किसके कहने पर आई, तो कैबिनेट मिशन प्लान के। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसके अंतर्गत 3 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सर? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, 3 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये आई कब थी? तो 1946 में आई थी, आपको याद रखना 1946 में। और 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था, यह भी बात आपको याद रखनी है। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो पहले में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी बने, लेकिन दूसरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने। उसके बाद इन्होंने ही अध्यक्षता की जितनी भी बैठकें। तो आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, यह भी बात आपको याद रखनी है। क्या स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? कहते हैं लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार नवग्रहित तिरंगा लहराया गया था, और 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था, आपको याद रखना। अच्छा, 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, आपने पढ़ा होगा। लाहौर में अधिवेशन होता है, लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। और इसी में PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी, आपको याद है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये क्वेश्चन आपको रट के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? बताएंगे उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन बनाती है? गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। देखिए नर्मदा ताप्ती तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं, खत्म। महानदी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और गोदावरी आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। कहाँ? AP आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, याद रखेंगे। अच्छे प्रश्न है, आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चूनेवार मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल जलोढ़ मिट्टी होगा। और जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा विस्तार है इसका गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, आपको याद रखने। काली मृदा जो है सबसे अधिक आपको दक्कन के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, दक्कन ट्रैप में आपको देखने को मिलेगी। दक्कन ट्रैप ऐसा माना जाता है कि कहीं इसमें बहुत पहले यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रोलर एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बताएंगे रोलर एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड या मिंटो। तो याद रखेंगे चेम्सफोर्ड के समय में। किसके? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सी मतलब तीसरा, यानी कि सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोलट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, आपको बताना है। वेतवा नदी किससे मिलती है? वेतवा नदी गंगा से मिलती है, यमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, सोन से मिलती है। देखिए सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर और उत्तर की बहते हुए जाकर गंगा में मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यमुना इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, और वेतवा ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। केन हो गया
केन नदी, ठीक है, वेतवा नदी, वेतवा नदी। और सबसे पहले यहां पर एक हिंडन नदी आकर मिलती है, हिंडन नदी। और हिंडन नदी के बारे में याद रखना है, ये वही हिंडन नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता की नदी है। आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का इसी हिंडन नदी पर है। और हिंडन नदी नोएडा शहर इस पर स्थित है हिंडन नदी पर, और यमुना की शाख नदी है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हिस्ट्री के मिलाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर आते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें 9 शब्द पढ़ा है। पहले पर गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। दोनों आपको याद रखना है। ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ, डेली शाम को 5 बजे होती है। कितने बजे? 5 बजे डेली क्लास आपकी होती है, याद रखेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, 7 बजे क्लास ला रहा हूँ टॉपिक वाइज हिस्ट्री में। आज अपन लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। कल हमने संगमी को ख़त्म किया था। इससे पहले हम गुप्त वगैरह जितने भी काल हैं वो सब पढ़ चुके हैं, उनके भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे आप जब हमारे चैनल पर आएंगे, ठीक है। बाकी कल हमने संगम युग समाप्त कर लिया था, प्राचीन भारत हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज से हम दिल्ली सल्तनत प्रश्नों के माध्यम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सब प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? बोलेंगे भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में? तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले वहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या शुष्कता दशा संबंधित है? बताइए, शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? बोलेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, निम्न आर्द्रता से संबंधित है। याद रखें, निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा जो है ये निम्न आर्द्रता से संदर्भित है। क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा देश तो अफ्रीका में है ही, साथ में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी आता है क्षेत्रफल के अनुसार। एशिया पहले नंबर पर आता है, जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी यहाँ से आपके ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है यहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये तो बात आपको पता ही होगा। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में आपको खनिज भी देखने को मिलेंगे। जोहान्सबर्ग सोने के लिए फेमस है। यहीं पर आपको वेल्ड घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। कैसे सर? वेल्ड घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। जहाँ ब्राज़ील में आएंगे तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय मैदानों को सवाना कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नहीं सॉरी, सेलवास का सवाना तो ये घास होती है। ये पेटी, इस उष्णकटिबंधीय ऊपर के पेटी जो घास होती है उसे सवाना कहा जाता है, वनों को सेलवास कहा जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। सेलवास एक प्रकार के वन है और सवाना ये घास है। क्या मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? और एक बार नहीं, 10 बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर पोबई झील होगा। याद रखें, मीठी नदी जो होती है सर, मीठी नदी याद रखें किस झील से? पोबई झील से निकलती है। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न एक और है। बासमती चावल की रोपाई जो होती है हेतु बीज की दर कितनी पड़ती है? आपको बताना है बीज की दर कितनी पड़ती है। बासमती चावल की रोपाई हो तो बीज की दर कितनी पड़ती है? तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। याद रखना है आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर बासमती चावल की रोपाई है तो प्रयुक्त बीज की दर होती है। ये क्वेश्चन लेखपाल वाले बिल्कुल रट कर रखेंगे। लेखपाल में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के 110% संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? देखिए, मुद्रा अवमूल्यन आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लगातार आता है, तो बताएंगे मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम है। चलिए मैं आपको इसमें होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। HW इसका आप लोग जवाब देंगे, वरना मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है, इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। ये रहा, क्या ह्यूमस उदाहरण है? ह्यूमस उदाहरण किसका है बताएंगे। ह्यूमस जो उदाहरण है ये जैविक कोलाइड का है। किसका? जैविक कोलाइड का है। याद रखेंगे ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा, हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? हाजीरा बीजापुर और जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? क्वेश्चन का राइट आंसर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। किसका? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल पहला होगा। तो आपका स्कोर कितना रहा? क्वेश्चन 24 थे। याद रखेंगे 24 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं लगातार 5 बजे और 7 बजे जो क्लासेस आपके लिए लगातार लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।